अध्याय 701 शैतान चींटी राजा जानवर आत्मा। हान सेन सुपर बॉडी किंग स्पिरिट। स्थिति इवॉल्वर। जीवन काल 300। शारीरिक विकास आवश्यकता 100 जीनो अंक। स्वामित्व वाले जीन मूल जीनो अंक 100, साधारण जीनो अंक 100, उत्परिवर्ती जीनो अंक 100, पवित्र जीनो अंक 100, सुपर जीनो अंक 17। हान सेन ने टेस्टिंग मशीन पर मुक्का मारा। मीटर में 217.6587 दिखा, जिसका मतलब था कि हान सेन की फिटनेस 200 से ज्यादा थी। वह अपने सबसे शुद्ध रूप में भी थे। दूसरे भगवान के अभयारण्य में सबसे ताकतवर इंसान लगभग 150 की ऊंचाई पर बैठा था। हान सेन और उस व्यक्ति के बीच एक भयावह अंतर था। हालांकि यह एक साधारण सा परीक्षण था जो उसने किया था, फिर भी वह बेहद संतुष्ट था। अगर उसने सही गणना की होती तो जब उसके सुपर जीनो पॉइंट्स अधिकतम हो जाते तो उसकी फिटनेस का स्तर 300 होता। वह एक दिव्य प्राणी बन जाता और बिना किसी समस्या के अकेले ही सुपर प्राणियों को चुनौती दे पाता। हालांकि वह अभी उनका प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता थी। वह दूसरे लोगों की तरह नहीं था, जो ऐसे खतरनाक दुश्मनों के आगे जल्द ही हार मान लेते हैं। वह दोपहर के भोजन के समय परीक्षण कक्ष से बाहर निकला और यानरान के साथ दोपहर का भोजन करने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से वह काम में व्यस्त थी और उसे बेस छोड़ना पड़ा। इस वजह से हान सेन अकेले ही दोपहर का भोजन करने चला गया। हान सेन अपना लंच ऑर्डर करके बैठ ही रहा था कि तभी उसने एनी को हाथ में अपनी डिश लिए आते देखा। वह सीधे उसके सामने बैठ गई। क्या तुम सचमुच डिविनिटीज बाउट में हिस्सा नहीं लेना चाहते? एनी ने हान सेन से पूछा। नहीं, मैं नहीं चाहता, हान सेन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्यों? एनी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी नज़र में हान सेन के पास एक बेहतरीन पालतू जानवर था जो मुश्किलों को दूर कर सकता था और 10 ईश्वर पुत्रों में अपनी जगह पक्की कर सकता था, जिससे मानवता को जरूरी गौरव मिल सकता था। पालतू जानवर की शक्ति केवल पालतू जानवर जितनी ही होती है, इसे अधिक मत आंको, हान सेन ने उसे ठंडे स्वर में कहा। लेकिन फिर भी आपके पास अभी भी एक मौका है, एनी ने विनती की। हान सेन मुस्कुराया और बोला, यह असली युद्ध का मैदान है। यह कोई खेल नहीं है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैं किसी खिताब के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। एनी ने हान सेन को एक लंबी ठंडी निगाह से देखा, फिर अपना बर्तन उठाया और चली गई। हान सेन जानता था कि बहुत से लोग उसके शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह वास्तव में इसमें शामिल नहीं हो सकता था। अगर उसने यह उजागर कर दिया कि उसने लाइफ जेनोसार को आत्मसात कर लिया है, तो गठबंधन को जवाब चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में जी या किन परिवार उसकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। यह मानवजाति से जुड़ा मामला था, उस पर हर तरफ से दबाव पड़ेगा। यही वजह थी कि हान सेन जब शामिल होने वाला था तो वह डॉलर को अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। भले ही लोग ये बता पाते कि मायावी डॉलर ने लाइफ जेनो एसेंस को सोख लिया है, फिर भी कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में बहुत सारे इंसान हैं। दरअसल ये सबसे ज्यादा इंसानों वाला आश्रय स्थल है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि लोग क्यों चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपनी हीनता की छवि तोड़ें, हान सेन ने मन ही मन सोचा। उसका मानना था कि उसे दिव्यता के युद्ध में पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर के पुत्र का पद हासिल करना चाहिए। कम से कम इससे दूसरों को उम्मीद तो मिलेगी। लेकिन अगर उसे वहां प्रतिस्पर्धा करनी होती तो वह अपने फ्लेमिंग रेक स्पाइक या लिटिल एंजल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अनुमान लगाया था कि ऐसी परिस्थितियों में किसी सुपर स्पिरिट को हराने की उसकी संभावना 30% से कम है। और ये 30% संभावना केवल एक सुपर चींटी जानवर की आत्मा की प्राप्ति के कारण थी। सुपर डेविल चींटी राजा बख्तरबंद जानवर आत्मा। एक सुपर बख्तरबंद जानवर आत्मा की सुरक्षा अथाह थी, और यही वह कुंजी थी जिसका उसे एक सुपर आत्मा के खिलाफ इस्तेमाल करना था। इसके अलावा हान सेन शैतान चींटी राजा के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण कर सकता था। चींटी राजा के कवच के साथ मिलकर उस ऊर्जा प्रवाह ने उसकी रक्षा क्षमता को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा दिया। इसके अलावा इससे उसकी रिकवरी स्पीड और ताकत भी बढ़ गई। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह था और चींटी राजा के कवच के साथ इसका इस्तेमाल करने से वह उस तिलचिट्टे की तरह मजबूत हो जाता जो जिद करके मरने से इनकार कर देता है। हान सेन के लंबे ताकतवर पैर और छाती व कंधों में बड़ी मांसपेशियां थीं। उसकी कमर पतली लेकिन मजबूत थी। गहरे बैंगनी रंग के कवच के नीचे वह मजबूत और चौड़ा दिख रहा था। वह किसी शैतान जैसा लग रहा था जो नर्क की खाइयों से निकलकर ऊपर आया हो। हान सेन ने शैतान चींटी का ऊर्जा प्रवाह चलाया और शैतान चींटी राजा का कवच और भी गहरा दिखने लगा। चटक बैंगनी रंग से वह गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। हान सेन ने खुद को देखा और अपनी शक्ल से संतुष्ट था। उसने सोचा कि यह सुपर कवच उसे सुपर आत्माओं से अपेक्षाकृत आत्मविश्वास से लड़ने में सक्षम बनाएगा। अगर वह हार भी गया तो भी वह बिना अच्छी लड़ाई के नहीं हारेगा।
हान सेन ने चींटी राजा का कवच उतार दिया और उसे काला क्रिस्टल खिला दिया। दैवीय युद्ध शुरू होने से पहले उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए था। कवच विकसित होने के साथ वह और भी शक्तिशाली हो जाता। उसके बाद हान सेन शिकार पर नहीं गया। उसने अपना बचा हुआ समय और भी मजबूत हाथापाई कौशल सीखने में बिताया। वह अब फ्लेमिंग रेक स्पाइक या मोर क्रॉसबो का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दोहरी तलवार का हुनर काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन अगर वह बेरसिर पवित्र रक्त तलवारों का इस्तेमाल करता तो उसे कोई मौका नहीं मिलता। दोहरी तलवार का हुनर नन्ही परी की प्रतिभा से कमज़ोर नहीं था, लेकिन तलवारें कमज़ोर थीं। उसने अपनी तलवारें उस पर आजमाईं, और जब उसने हान सेन के चांदी के सांप और प्राचीन शुभंकर तलवारों पर वार किया तो उसने उन दोनों पर गहरे घाव कर दिए, वह भी आंशिक शक्ति से। अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ देती तो बहुत संभावना थी कि वह उन दोनों को चीर देती। इसलिए हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी दोहरी तलवार के हुनर का इस्तेमाल करके किसी भी महाशक्ति को हरा देगा जिसका वह सामना करेगा। जब लड़ाई लंबी खींचती और गंभीर होती तो अंग आपके सबसे भरोसेमंद साथी होते थे। ड्रैगन पंच की शक्ति तो बढ़ सकती थी, लेकिन वह मुट्ठी का कौशल नहीं था। हान सेन जिन हाथापाई कौशलों को जानता था उनमें सिर्फ थंडर नाइफ और सेवन किल ही थे। सेना के सेंट हॉल में प्रवेश करते ही हान सेन ने एक उपयुक्त मुट्ठी कौशल की तलाश शुरू कर दी। उसने काफ़ी देर तक खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी उसे लुभा नहीं पाया। यहाँ सेंट हॉल में हाइपर जीनो आर्ट्स आम लोगों के लिए एस रैंक स्किल्स पर केंद्रित है। कुछ ही लोगों के पास असली पौराणिक स्किल्स होते हैं और वे कभी बिक्री के लिए सूचीबद्ध नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ सुपर स्पिरिट से लड़ने के लिए कोई उपयुक्त स्किल मिल पाएगी। हान सेन ने अपने पास उपलब्ध हर एस रैंक स्किल को ध्यान से देखा, लेकिन एक भी स्किल उसे पसंद नहीं आई। एस रैंक के कौशल कमज़ोर नहीं थे, लेकिन हान सेन ने उनके फ़ायदों को पार कर लिया था। उसे हेवनली गो या सेवन ट्विस्ट जैसा कुछ चाहिए था, कुछ महान। वह अब दूसरे कौशलों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हान सेन सेंट हॉल के साधारण सेक्शन में गया, लेकिन वहां जाने की उम्मीद और भी कम थी। अगर उसे मिलिट्री सेक्शन में कोई नहीं मिला तो यहां भी उसकी संभावना और भी कम थी। हान सेन ने एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित होकर एक ऐसा हाथापाई कौशल ढूंढ निकाला जिसने उसे आकर्षित किया। यह एक हाइपर जीनो आर्ट था जिसे सोनिक थंडर पंच कहा जाता था। विवरण में कहा गया था कि इस कौशल में महारत हासिल करने के बाद ध्वनि क्षति पहुंचाना संभव था, लेकिन इस स्तर के लिए बहुत उच्च योग्यता की आवश्यकता थी। हालांकि यह एक इवॉल्वर का कौशल था, इसे प्रभावी ढंग से सीखने के लिए अभ्यासकर्ता को किसी दिव्य प्राणी के पद के करीब होना आवश्यक था, अन्यथा उसे एक बहुत ही अच्छे थंडर तत्व शरीर की आवश्यकता होती। इसे अच्छी तरह से देखने के बाद हान सेन को सोनिक थंडर पंच का कॉन्सेप्ट पसंद आ गया। हालांकि उसके पास थंडर जैसी बनावट नहीं थी, फिर भी वह आसानी से सिल्वर फॉक्स के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण करके थंडर के तत्व को अपने अंदर समाहित कर सकता था। अगर वह ऐसा कर पाता तो सोनिक थंडर पंच उसे आसानी से मिल जाता। हान सेन को लगा कि यह हुनर वाकई काम कर सकता है, लेकिन उसने सेंट हॉल में इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने इसे दिव्यता के युद्ध में इस्तेमाल किया तो किसी के लिए ये देखना आसान हो जाएगा कि हाल के दिनों में इसे किसने खरीदा है। आमतौर पर एलायंस के नियमों के अनुसार खरीदारी के रिकॉर्ड केंद्रीय कंप्यूटरों में गुप्त रखे जाते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हान सेन ली जिंगलुन से पूछने गया। उन्होंने सेना के वर्चुअल स्काईनेट को हैक कर लिया था, इसलिए यह मानना स्वाभाविक था कि वे आगे बढ़ने के बारे में कुछ सलाह दे सकते हैं। हान सेन उस विशिष्ट कौशल का उल्लेख नहीं करने जा रहे थे जिसे वह खरीदना चाहते थे, बस ये पूछना चाहते थे कि वह गुमनाम रूप से काले बाजार से कुछ कैसे खरीद सकते हैं। ली जिंगलुन ऐसे विषयों और संदिग्ध कार्यों में पारंगत था, इसलिए वह कुछ सरल और प्रभावी तरीकों को समझाने में सक्षम था जिनका उपयोग हान सेन अपनी इच्छानुसार कर सकता था। हान सेन ने ली जिंगलुन द्वारा बताई गई कुछ जगहों की जांच की और पाया कि वे वाकई कालाबाजारी के अड्डे थे। हालांकि वहां से सामान खरीदना जोखिम भरा काम था। वहां लेन देन सुरक्षित नहीं था और ऐसी खरीदारी की कोई गारंटी, वारंटी या रिकॉर्ड नहीं था। ये भी हो सकता था कि उसे ऑर्डर किया हुआ सामान भी न मिले। पैसे का लेन देन भी सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा काला बाजार कभी भी आमने सामने लेन देन नहीं करता था। संक्षेप में, इसके इस्तेमाल में कुछ बड़े जोखिम थे। नतीजतन हान सेन ने ब्लैक मार्केट से कुछ खरीदने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय वह मुक्त व्यापार अनुभागों में जाकर देखता कि क्या वह वहां सोनिक थंडर पंच खरीद सकता है। वहां लोगों का सेकंड हैंड सामान बेचना आम बात थी, जिसमें हाइपर जीनो आर्ट और जीनो सॉल्यूशन भी शामिल थे। हान सेन ने वहां सोनिक थंडर पंच ढूंढा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक भी व्यक्ति उसे सेकंड हैंड नहीं बेच रहा था। उन्होंने एस क्लास हाइपर जीनो आर्ट्स की भी खोज की और उन्हें काफ़ी सफलता मिली। कई लोग सेकंड हैंड हाइपर जीनो आर्ट्स और जीनो सॉल्यूशन बेच रहे थे, लेकिन वह हुनर नहीं था जिसकी तलाश में वह आए थे। हालांकि जब सेकंड हैंड हाइपर जीनो आर्ट खरीदने की बात आती थी
तो कुछ शर्तें थीं जिनका संभावित खरीदारों को ध्यान रखना जरूरी था। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि हाइपर जीनो आर्ट की प्रतियां पूरी हैं या नहीं, और यह भी पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि साथ में दिया गया जीनो सॉल्यूशन मेल खाता है या नहीं। आधिकारिक समर्थन की कमी के कारण वहां घोटाले और भ्रामक लेन देन आम बात थी। इसलिए वहां सामान खरीदते समय खरीदार को थोड़ा सावधान रहना पड़ता था। कम से कम अगर वह वहां कुछ खरीदता तो कोई यह नहीं बता पाता कि वह सामान कहां से आया या कहां गया। ली जिंगलुन के सुझावों और तरीकों का पालन करके हान सेन बिना किसी सबूत के अपनी मनचाही चीज खरीद सकता था। यद्यपि उन्हें यह पता लगाना था कि बेचे जा रहे उत्पाद असली हैं या नकली, लेकिन आमने सामने लेन देन करते समय ऐसा करना आसान होगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र में हान सेन को सोनिक थंडर पंच नहीं मिला। हालांकि उसे एक और हाइपर जीनो आर्ट जरूर मिला जो उसे बहुत पसंद आया। जिस हाइपर जीनो कला ने उन्हें आकर्षित किया उसे एलिफेंट डिस्क पंच कहा जाता था। हान सेन ने इस हुनर के बारे में पहले भी सुना था, क्योंकि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक पौराणिक हुनर थी। उन वृतांतों में लिखा था कि उस जमाने में लोग मानते थे कि दुनिया एक हाथी की पीठ पर टिकी एक डिस्क पर बनी है। हाथी ही सब कुछ था, जबकि डिस्क ही समय और स्थान थी। हालांकि यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रॉल पर जो कौशल लिखा था वह बेहद कठिन था। इसके कई हिस्से अस्पष्ट थे और कुछ पार्ट गायब थे, इसलिए ये काफी अधूरा था। लेकिन हान सेन को जो मिला वह लगभग पूरा होने वाला था। जीनो समाधान मेजबान कलाकार की किसी भी कमी को पूरा कर सकता था, ताकि वे कौशल का प्रयोग करने के लिए सुसज्जित हो सकें। लेकिन जहां तक कौशल की बात है, बहुत से लोग इसे सीख नहीं पाए, और वैसे भी कौशल की शक्ति उनकी अपेक्षा से कमजोर थी। किसी ने उस पुस्तक के बचे हुए हिस्सों पर शोध किया था और कहा था कि इस हुनर को पूरा सीखने के लिए किसी न किसी तरह के हाथी के खून की जरूरत होती है। उन्होंने हाथियों से पोषण लेकर उसे जीनो घोल में डाला, जिससे दूसरे लोग भी हुनर सीख सके। लेकिन इसकी शक्ति और गहराई काफी कम थी। एलिफेंट डिस्क पंच को ए क्लास सेक्शन में रखा गया था, क्योंकि यह एस क्लास कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था। लेकिन ये हुनर शरीर को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन तरीका था, और इस लिहाज से ज्यादातर एस क्लास हाइपर जीनो आर्ट से कमतर नहीं था। इसलिए जो लोग एस क्लास हुनर नहीं खरीद सकते थे वे अक्सर इसे ही चुनते थे। हान सेन आशान्वित और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, एलिफेंट डिस्क पंच बहुत ही गहन है। अगर मैं हड्डी वाले हाथी के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण करूं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एलिफेंट डिस्क पंच की असली ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगर मैं इसकी असली ताकत का इस्तेमाल कर भी पाया, तो मुझे शक है कि कोई यह बता पाएगा कि यह किसी कम ज्ञात एक क्लास कौशल का नतीजा है। हान सेन ने ली जिंगलुन के सुझावों पर अमल किया और एक सेकंड हैंड कम्युनिटी से एक पुराना एलिफेंट डिस्क पंच और जीनो सॉल्यूशन खरीदा। यह एक साधारण ए क्लास हाइपर जीनो आर्ट था, और वह स्काईनेट पर इसकी प्रामाणिकता की जांच कर पाया। इसकी जांच के बाद उसे अब नकली उत्पाद खरीदने की चिंता नहीं रही। दरअसल एलिफेंट डिस्क पंच काफी आम था। वह इसे सेंट हॉल में खरीद सकता था, लेकिन वह इसे सेकंड हैंड खरीदना चाहता था ताकि वह इस तरह से चीजें खरीदने की प्रक्रिया से परिचित हो सके। ऐसा करने से जब उसे सोनिक थंडर पंच खरीदने की जरूरत होगी तो वह तैयार रहेगा। थोड़ी देर बाद हान सेन को स्किल और जीनो सॉल्यूशन मिल गया। इसके बाद उसने स्काईनेट पर उपलब्ध सामग्री से उसकी तुलना करके ये सुनिश्चित किया कि वह असली है। हान सेन ने जीनो सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया और एलिफेंट डिस्क पंच का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने इसे हड्डी वाले हाथी के प्रवाह के साथ मिलाने की कोशिश की। ऐसा करके हान सेन को एक अद्भुत चीज का पता चला। जब भी वह हड्डी वाले हाथी की ऊर्जा का इस्तेमाल करता तो वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसे एक ही बार में पूरी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ता। लेकिन जितना अधिक वह हाथी डिस्क पंच का अभ्यास करने के लिए हड्डी वाले हाथी की ऊर्जा का उपयोग करता रहा, उतना ही अधिक वह उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सका। हान सेन खुश था। अगर वह हड्डी वाले हाथी की ऊर्जा और शक्ति को ज्यादा प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाता तो एक ही मुक्का मारने पर उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। मुक्के की ताकत पर नियंत्रण पाकर वह अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। उसे बस अपनी जरूरत के अनुसार प्रहार करना होगा। हान सेन ने अब सोनिक थंडर पंच खरीदने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसका समय पहले से ही सीमित था। 1 महीने से भी कम समय में डिविनिटीज बाउट शुरू होने वाला था और उसे एलिफेंट डिस्क पंच के साथ जितना हो सके उतना अभ्यास करना था। अस्थि हाथी के ऊर्जा प्रवाह के साथ हाथी डिस्क पंच में अपार शक्ति आ गई, साथ ही ऊर्जा का प्रवाह और बहिर्वाह भी अधिक नियंत्रण में आ गया। जब दोनों क्षमताएं एक साथ मिलीं तो उनकी शक्ति बढ़ गई। हान सेन जितना ज्यादा अभ्यास करता उतना ही निखरता जाता। एक ही मुक्के में इतनी ताकत होती कि पहाड़ को चीर सके, कमोबेश ऐसा ही लगता था। खैर, ताकत तो बहुत ज्यादा थी। एलिफेंट डिस्क पंच अविश्वसनीय रूप से गहन था और यह उसके दोहरे तलवार कौशल से ज्यादा बुरा नहीं था। कुछ मायनों में यह उससे भी बेहतर था। हान सेन अपनी नन्ही परी के साथ रोज अभ्यास करता था। इस दौरान एलिफेंट डिस्क पंच भी लगातार शक्तिशाली होता गया।
हालांकि वह उससे हारता रहा, फिर भी उसने कई बदलाव और सुधार किए। कम से कम हान सेन उस छोटे से देवदूत से मुकाबला कर सकता था और बर्बाद नहीं हो सकता था। महीना उड़ गया और सभी आश्रय स्थलों ने अपने शीर्ष लड़ाकों के नाम घोषित कर दिए थे। अब दिव्यता का मुकाबला शुरू होने का समय आ गया था। फैंग मिंगक्वान ने शरण स्थल से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी जगह ढूंढ ली। उसने अखाड़े के बीचों बीच देखा और दिव्यता के मुकाबले के शुरू होने का इंतजार करने लगा। यद्यपि फॉन्ग मिंगक्वान एक शाही आश्रय में था जिसमें 5 लाख लोग थे, तथापि अखाड़े में बहुत कम लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में रहने वाले मनुष्य दिव्यता के युद्ध को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। दिव्यता के युद्ध में मनुष्यों का मुख्य ध्यान उनके अपने आश्रयों में मनुष्यों के बीच होने वाले पवित्र युद्धों पर था, ताकि वे देख सकें कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब वास्तविक दिव्यता के युद्ध की बात आई तो रुचि तुरंत कम हो गई। बहुत से लोग अपनी योग्यता के बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि आगे की लड़ाइयाँ जिंदगी और मौत की होती हैं। अगर उनके विरोधी शक्तिशाली आत्माएं होती तो वे अक्सर निर्दयी होती। इंसान सिर्फ एक बार ही जी सकते हैं और वे अपनी जिंदगी उन लड़ाइयों में बर्बाद नहीं कर सकते जिनमें उनकी हार की संभावना ज्यादा होती। और दिव्यता के युद्ध में मानव योद्धाओं की मृत्यु एक आम त्रासदी थी, क्योंकि आत्माएं अपने युद्ध की क्रूरता में कोई दया नहीं दिखाती थीं। इस प्रकार ये पूरा आयोजन न तो मैत्रीपूर्ण था और न ही मानवता की भागीदारी के लिए उपयुक्त। दिव्यता के युद्ध को देखने वालों की संख्या कम थी, जो प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में इसकी प्रमुखता के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ तक कि मीडिया ने भी दिव्यता के युद्ध की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ईश्वर का एक भी मानव पुत्र अभी तक नहीं हुआ था और वे आत्माओं की विजय की रिपोर्टिंग में समय और संसाधन खर्च करने को तैयार नहीं थे। नामों की एक साधारण सूची ही आमतौर पर पर्याप्त होती थी। जिन लोगों ने डिविनिटीज बाउट देखने के लिए समय निकाला वे गठबंधन के बड़े गुटों के उच्च पदस्थ लोग थे। वे ऐसे लोग थे जो आत्माओं के आश्रयों को ध्वस्त कर सकते थे, इसलिए डिविनिटीज बाउट में भाग लेने वाली आत्माओं का अवलोकन करके उन्हें ये जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिला कि एक दिन उन आश्रयों की आत्माओं का सामना कैसे किया जाए जिन पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं हुई थी। फैंग मिंगक्वान दिव्यता का मुकाबला इस उम्मीद में देख रहा था कि डॉलर वहां जरूर होगा। डॉलर दूसरे देवता के अभयारण्य में था और मुमकिन था कि कोई कुशल योद्धा ही उसमें भाग लेने को तैयार हो। हालांकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। डॉलर दूसरे देवता के अभयारण्य में बस कुछ ही समय के लिए गया था। उसकी ताकत चाहे जितनी भी हो, आत्माएं किसी भी आशावादी प्रतियोगी को बौना साबित कर सकती थीं। ऐसा ही किसी भी इंसान के लिए था जो वहां अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। फैंग मिंगक्वान, जो मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा था, ने पीछे से अपना नाम पुकारा सुना। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कोई उसे जानता है। मिस्टर हुआ। फैंग मिंगक्वान जल्दी से उनके पास गया और उनसे हाथ मिलाया। मिस्टर हुआ का पूरा नाम हुआ पिंग था। वे 100 साल से दूसरे देवता के अभयारण्य में थे। वे शुरुआती विकासवादियों में से एक थे। अब वे मीडिया में भी काम करते थे और फैंग मिंगक्वान के पर्यवेक्षक थे। क्या आपको डिविनिटीज बाउट में दिलचस्पी है? हुआपिंग ने हल्के आश्चर्य से फैंग मिंगक्वान की ओर देखा। फैंग मिंगक्वान एलायंस में सबसे प्रसिद्ध कमेंटेटर थे। उनके आश्चर्य का कारण यह था कि कोई भी दिव्यता के मुकाबले का वीडियो या तस्वीरें नहीं ले सकता था। अगर उन्हें रिपोर्ट या टिप्पणी करनी होती तो ये सब मौखिक या लिखित रूप में ही करना पड़ता। हर एक रिपोर्ट में जो दुख और नुकसान होता था उसके कारण इसे पढ़ना या सुनना भी मनोरंजक नहीं था। मीडिया में इसकी कम प्रमुखता का एक और कारण ये भी था। हाँ, मुझे दिलचस्पी है, इसीलिए मैं देखने आया हूँ। ओल्ड हुआ, क्या आप भी डिविनिटीज बाउट पर रिपोर्ट करने आए हैं? फैंग मिंगक्वान ने पूछा। बूढ़ा हुआ मुस्कुराया और जवाब में बोला, हर 10 साल में एक बार मैं ऐसा करता हूँ। ये दिव्यता के युद्ध के संबंध में मेरा 13वां लेख है। बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं, इसलिए यह संभव नहीं है कि बहुत से लोग इस काम के बारे में जानते हों। अगर यह इतना बुरा है तो आप अभी भी इसे करने पर क्यों जोर दे रहे हैं? फैंग मिंगक्वान ने स्पष्ट रूप से उलझन के साथ पूछा। ऐसा शो करना जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मीडिया में किसी के सिद्धांतों के विरुद्ध जाना था। एक पुराने पर्यवेक्षक द्वारा डिविनिटीज बाउट पर हर 10वें वर्ष एक शो करने पर जोर देना काफी आश्चर्यजनक था। दर्शकों की संख्या महत्वपूर्ण है, यह मुझे स्वीकार करना होगा, लेकिन एक मीडियाकर्मी होने के नाते मैं ऐसी रिपोर्टिंग में विश्वास करता हूं जो मानव जाति की प्रगति के लिए सार्थक हो। ये सच है कि ईश्वरीय शक्ति के इस युद्ध में मनुष्य अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन प्रेरणा और विस्मय की झलकियां जरूर मिलती हैं। प्रतिभाशाली लोग हर 10वें साल मानवता के लिए सम्मान और गौरव प्राप्त करने की आशा में यहाँ आते हैं। चाहे वे जीतें या हारें, वे निस्वार्थ नायक हैं। बूढ़े हुआ ने आह भरी और फिर कहना जारी रखा, लेकिन अब मुझे डर है कि महिमा ने लोगों के दिलों में ज्यादा अहमियत हासिल कर ली है। आजकल सिर्फ जीत और सफलता ही किसी व्यक्ति का मूल्य निर्धारित करती है। जो इंसान असफल होते हैं उनका तिरस्कार किया जाता है, और यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं इन लड़ाइयों का रिकॉर्ड रखता हूं ताकि दिव्यता की लड़ाई के भावी प्रतियोगी कुछ सीख सकें। फैंग मिंगक्वान ने उन्हें सलाम किया। ऐसे मूल्यों और ईमानदारी वाला मीडियाकर्मी दुर्लभ था और खुद फैंग मिंगक्वान को भी यकीन नहीं था कि वह भी ऐसा कर पाएंगे। फैंग मिंगक्वान साधारण थे और ज़्यादा भावुक नहीं थे, उन्होंने कभी चीज़ों के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी की शालीनता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोका। दोनों बातें करते हुए मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अखाड़े में 1 लाख दर्शकों की क्षमता थी, लेकिन आए थे सिर्फ कुछ हजार। दूसरे मानव आश्रय स्थल भी ऐसे ही थे। लड़ाकों, गठबंधन के बड़े संगठनों के महत्वपूर्ण लोगों और अधिकारियों के अलावा इंसान ऐसी लड़ाई देखने नहीं आते थे जिससे उनकी पूरी जाति की हार होने की संभावना हो। जिन लोगों ने जीत का दावा किया था उन्हें सुर्खियों में आने का मौका मिलेगा, लेकिन यही बात उन लोगों के लिए नहीं कही जा सकती जो काफ़ी प्रयास और परिश्रम के बावजूद वह सफलता नहीं पा सके जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। मनुष्य नायकों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे अक्सर यह समझ नहीं पाते थे कि नायकों की पिछली असफलताओं के कारण ही आगे चलकर उन्हें जीत मिली। नायकों की कहानियों में असफलताएं मायने नहीं रखतीं। व्यापक परिदृश्य में वे छोटी और महत्वहीन होती हैं। दिव्यता का युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला था। जो लोग मनुष्यों और आत्माओं के आश्रय में पहले स्थान पर थे वे अब युद्ध के मैदान में खींचे चले आ रहे थे। अखाड़ा बहुत बड़ा था और वहाँ कई छोटे छोटे अखाड़े एक दूसरे के साथ साथ व्यवस्थित रूप से बने हुए थे, जिससे एक ही समय में हजारों लड़ाइयाँ आयोजित करना संभव हो गया। मनुष्यों और आत्माओं को अलग अलग रखा गया था, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में आने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा संगठित युद्धों के अलावा किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए किया गया था। चूंकि इस आयोजन में बहुत सारे इंसान और आत्माएं हिस्सा ले रही थीं, इसलिए किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था। फैंग मिंगक्वान ने प्रतिभागियों की सूची को ध्यान से पढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद वहां डॉलर मिल जाए। उसके बगल में खड़ा हुआ पिंक कलम से कुछ लिख रहा था। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। वह सचमुच यहाँ है, फैंग मिंगक्वान ने अचानक कहा जब उसने लड़ाकों की सूची में डॉलर का नाम देखा। हुआपिंग उलझन में लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर फैंग मिंगक्वान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त डिविनिटीज बाउट में शामिल हुआ है? हाँ, फैंग मिंगक्वान ने बड़े उत्साह से जवाब दिया। हालांकि वह डॉलर से कभी नहीं मिला था, न ही उससे कभी बातचीत की थी, फिर भी वह उसे अपने दिल में एक अच्छे दोस्त की तरह मानता था। सच कहूं तो वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वह इस भावना का संक्षेप में वर्णन नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ। तुम्हारे दोस्त के युद्ध क्षेत्र का नंबर क्या है? मुझे देखने दो कि क्या वह किसी आत्मा के विरुद्ध लड़ रहा है, हुआपिंग ने कहा। फैंग मिंगक्वान ने जल्दी से उसे नंबर बता दिया। हुआपिंग एक विशेषज्ञ था, इसलिए वह उसे जल्दी से बता सकता था कि डॉलर का सामना किससे होने वाला है। डॉलर और ब्लैक गोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त बदकिस्मत है। उसने अपने पहले ही मैच में एक आत्मा का सामना किया है। ब्लैक गोल्ड एक बहुत शक्तिशाली शाही आत्मा है। उसके पास ऐसा कवच है जो लगभग अभेद्य है। यहाँ तक कि पवित्र रक्त श्रेणी के हथियारों को भी उसे नुकसान पहुंचाने में बड़ी मुश्किल होती है, हुआपिंग ने देखते हुए कहा। हुआपिंग की बात सुनकर फैंग मिंगक्वान को चिंता होने लगी। वह नहीं चाहता था कि डॉलर इतनी शक्तिशाली चीज से भिड़े। बोलते बोलते दोनों लड़ाके अपने अपने युद्ध क्षेत्र में आ गए। एक लड़ाका 3 मीटर लंबा था और काले कवच पहने हुए था। वह भयानक लग रहा था। उसकी हरकतें लगभग स्टील से बने किसी यांत्रिक रोबोट जैसी थीं। दूसरा लड़ाकू एक इंसान से अपेक्षा के अनुरूप काफी मजबूत दिख रहा था। हालांकि उसने बैंगनी रंग का कवच पहना हुआ था जो उसके प्रतिद्वंद्वी के कवच के मुकाबले काफी पतला लग रहा था। ब्लैक गोल्ड आत्मा चिल्लाए और अपना हथौड़ा उठाया, जो एक छोटी कार से भी बड़ा था। उसने हान सेन के सामने जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि शायद एक छोटा पहाड़ भी गिर सकता था। फैंग मिंगक्वान ने बड़ी घबराहट से डॉलर को देखा। हालांकि डॉलर ने बैंगनी रंग का कवच पहना हुआ था, लेकिन जिस तरह से वह खुद को संभाल रहा था उससे वह पहचान गया कि वह डॉलर ही है। जब उसने डॉलर को ब्लैक गोल्ड से भिड़ते देखा तो वह डर गया। फैंग मिंगक्वान खुद एक इवॉल्वर था, इसलिए वह ब्लैक गोल्ड के हथौड़े में छिपी खतरनाक शक्ति को साफ साफ भांप सकता था। तुम्हारा दोस्त थोड़ा धीमा लग रहा है। उसकी क्षमताएं सिर्फ ताकत पर केंद्रित हैं। अगर यह सच है तो वह ब्लैक गोल्ड जैसे दुश्मन के सामने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। उसके दुश्मन की ताकत अनंत है, इसलिए जब तक कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक न हो। हुआपिंग की बात रुक गई, लेकिन इस वाक्य का एक ही निष्कर्ष था। फैंग मिंगक्वान ने डॉलर को बचते नहीं देखा और न ही डॉलर ने कोई हथियार निकाला। वह घबराहट से देख रहा था, क्योंकि डॉलर को शरण में आए हुए बस कुछ ही साल हुए थे और उसकी शक्ति शायद अभी चरम पर नहीं पहुंची थी। ऐसे खतरनाक दुश्मन से मुकाबला करना बेहद खतरनाक था। जैसे ही ब्लैक गोल्ड का हथौड़ा पुनः डॉलर के सिर पर लगने के लिए तैयार हुआ, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी निकाली और हथौड़े पर मुक्का मारा।
जब हुआपिंग ने यह हरकत देखी तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा दोस्त लापरवाह है। ब्लैक गोल्ड की ताकत है। इससे पहले कि हुआपिंग अपनी बात पूरी कर पाता, डॉलर की मुट्ठी हथौड़े से टकरा गई। धमाका। प्रहार इतना जोरदार था कि मुक्के से हथौड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। हुआपिंग और फोंग मिंगक्वान निश्चल थे। वे अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि उस मुट्ठी में इतनी ताकत होगी कि वह इतने बड़े धातु के हथौड़े को तोड़ सके। हुआपिंग सबसे ज्यादा हैरान था। उसने वर्षों में कई दिव्यता के मुकाबले देखे थे और वहां मौजूद कई योद्धाओं के बारे में जानता था, जिनमें आत्मा ब्लैक गोल्ड भी शामिल थी। वह एक अद्भुत योद्धा था। भले ही वह सबसे शक्तिशाली न रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ताकत थी। उसके अटूट कवच और भयावह रूप से विशाल हथौड़े के सामने कई इवॉल्वर्स मारे गए थे, या कम से कम उसके साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस हथौड़े से कई पवित्र हथियार भी टूट चुके थे, लेकिन अब उसी हथौड़े को एक इंसानी मुक्के ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये दृश्य अकल्पनीय था और यह एक ऐसी कहानी थी जिस पर बहुत कम लोग विश्वास कर पाएंगे। हुआपिंग बस मुंह खोले डॉलर को घूरता रहा। वह अपनी रिपोर्ट लिखना भूल रहा था। युद्धभूमि में जब हान सेन ने हथौड़ा तोड़ दिया तो उसके शरीर में एक बार फिर शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्लैक गोल्ड को भी अभी अभी जो हुआ उससे स्तब्ध देखकर हान सेन ने वातावरण को चीर देने वाली ताकत के साथ सीधे आत्मा के सामने कदम रखा। उसका शरीर बाघ के समान था और उसकी मुट्ठी जोर से भिनभिना रही थी जैसे ही वह ब्लैक गोल्ड के चेहरे की ओर बढ़ी। ब्लैक गोल्ड चिल्लाया और आने वाले हमले को रोकने के प्रयास में अपनी बाहों को पार कर लिया। धमाका। हान सेन के एलिफेंट डिस्क पंच के भार से उसके कवच, भुजाएं और खोपड़ी चूर चूर हो गए। अखाड़ा खून से लथपथ हो गया और ब्लैक गोल्ड का विकृत और क्षत विक्षत शरीर युद्धभूमि से बाहर फेंका गया। वह खूनी मलबा 15 मीटर दूर जाकर गिरा। ये कैसे हो सकता है? हुआपिंग अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी किताब और कलम जमीन पर गिरे हुए थे। जैसे ही उसने डॉलर की तरफ देखा, उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि ऐसा लगा जैसे वे बाहर गिर जाएंगी। यह एक मुक्का से मिली जीत थी। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद असीम रूप से शक्तिशाली आत्मा ब्लैक गोल्ड की मौत हो गई और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। उस मुक्के में जो ताकत थी उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था और हुआपिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इवॉल्वर के लिए इतनी भयानक शक्ति हासिल करना संभव है। फैंग मिंगक्वान भी लगभग उतना ही हैरान था। वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डॉलर, जो इतने लंबे समय से दूसरे देवता के अभयारण्य में था, इतनी शक्ति हासिल कर लेगा। उसने एक ही मुक्के से एक शाही आत्मा को मार डाला और वह भूखी भीड़ को खुश करने वाली थी। मिंगक्वान, क्या यह आदमी इंसान है? हुआपिंग ने डॉलर के अखाड़े से बाहर जाने के बाद पूछा और उत्साह से फैंग मिंगक्वान का हाथ पकड़ लिया। हाँ, वह है। डॉलर गठबंधन में बहुत लोकप्रिय है, फोंग मिंगक्वान ने उत्साह में उसे जल्दी से बताया। अगर वो सच में इंसान है। रुको, मुझे देखने दो। हुआपिंग अब अपनी बातचीत में संतुलन नहीं बना पा रहा था और अपनी किताब ढूंढने के लिए अपने हाथ शरीर पर इधर उधर घुमा रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि किताब जमीन पर पड़ी है तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ा। वह पन्ने पलटने लगा, युद्ध की सूचियों को देखने लगा और अपनी कलम से बेतहाशा चित्र बनाने लगा। फैंग मिंगक्वान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उन्मत्त गति से चित्र बनाता था। हर बार जब वह कोई नाम लिखता और कोई रेखा खींचता तो उसका चेहरा और भी उत्साह से खिल उठता। फैंग मिंगक्वान ने हुआपिंग की हरकतों पर गौर किया और पाया कि यह युद्ध सूची की गणना थी। ऐसा लग रहा था मानो हुआपिंग ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि डॉलर का अगला मुकाबला किससे होगा। 10 मैच। वह अगले 10 मैचों में ब्लैक गोल्ड से ज्यादा ताकतवर किसी से नहीं भिड़ेगा। यही एक मौका है। हुआपिंग का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था और वह अपने पागल चित्रों में खुशी से झूम रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह गहराता जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा मुरझा गया। उसका उत्साह गायब हो गया और वह स्पष्ट निराशा में बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं और वह बुदबुदाया, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। बूढ़े हुआ, क्या काम नहीं कर रहा है? फोंग मिंगक्वान ने जल्दी से पूछा। वह उत्सुकता से समझ गया कि क्या हो रहा है। तुम्हारा दोस्त बहुत भाग्यशाली है। अगर वह लड़ता रहा तो उसे अब और कोई इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। अगर उसे ब्लैक गोल्ड जितनी शक्तिशाली कोई और आत्मा भी मिल जाए तो भी उसके पास उसे हराने का पूरा मौका होगा। अगर वह इतना भाग्यशाली रहा तो वह शीर्ष 10 में पहुंच सकता है। लेकिन हुआपिंग ने एक लंबी गहरी सांस ली। फिर उसने आगे कहा, अपनी आखिरी लड़ाई में ईश्वर के पुत्र का ताज पहनने से पहले उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से भिड़ना होगा जिसे कोई भी इंसान हरा नहीं सकता। आप किस तरह के प्रतिद्वंद्वी की बात कर रहे हैं? फोंग मिंगक्वान ने पूछा। 5वें दिव्य पुत्र में एक प्रकाश तत्व ईश्वर पुत्र था। हालांकि यह ईश्वर पुत्र केवल एक बार ही शामिल हुआ था, फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति अब ऐसी है जिसका अंदाजा शायद ही कोई इंसान लगा पाए। कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता।
यहाँ तक कि जिन जीन लॉक खुले हैं उनके भी विकास की कोई संभावना नहीं है। ईश्वर पुत्र के प्रकाश के सामने वे कीड़ों की तरह कुचल दिए जाएंगे। हुआपिंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्थिति स्पष्ट की। क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? फैंग मिंगक्वान ने अविश्वास भरी नज़रों से हुआपिंग से पूछा। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हुआपिंग ने कहा, आप जानते हैं कि गठबंधन ने द्वितीय भगवान के अभयारण्य की दिव्यता के मुकाबले के लिए एक जबरदस्त गाइड बनाया है ना? हाँ, मुझे पता है। इसमें उन सभी शक्तिशाली आत्माओं का रिकॉर्ड है जिन्होंने दिव्यता के युद्ध में भाग लिया है। यदि उनका सामना उस सूची में शामिल किसी आत्मा से होता है तो उन्हें मारे जाने से बचने के लिए तुरंत हार मान लेने की सलाह दी जाती है, फॉन्ग मिंगक्वान ने कहा। ईश्वर का प्रकाश पुत्र उनमें से एक है। उसने दिव्यता के युद्ध में केवल एक बार भाग लिया था, इसलिए उस समय उसके बारे में जानकारी का अभाव था। एक ऐसे इंसान को उसके खिलाफ खड़ा किया गया था जिसके जीन लॉक खुले थे। वह अब तक के सबसे बेहतरीन विकासकर्ताओं में से एक था और वह एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसके पास कई पवित्र रक्त वाले पशु आत्माएं, शक्तिशाली अतिकलाएं थीं, सब कुछ। लेकिन ईश्वर के प्रकाश पुत्र ने उसे एक ही वार में मार गिराया। हुआपिंग ने सिर हिलाया और अपनी व्याख्या जारी रखी। मैं बहुत ज्यादा गुस्ताख हो गया। कोई भी इंसान इतना शक्तिशाली नहीं है कि ईश्वर का पुत्र बन सके। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ किस्मत का साथ चाहिए। मेरी सलाह है कि आप अपने दोस्त को इस बुरी घटना के बारे में बताएं। उसे बताएं कि वह अभी लड़ाई जारी रख सकता है, लेकिन उसे अंतिम युद्ध से पहले पीछे हटना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ईश्वर का प्रकाश पुत्र उसे हार मानने का मौका भी नहीं देगा। फैंग मिंगक्वान को अंदाजा हो रहा था कि हालात कितने बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसके पास मायावी डॉलर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। फैंग मिंगक्वान ने सोचा कि डॉलर को खबर देने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह इस बारे में एक समाचार लेख प्रकाशित करे। अगर वह ऐसा करता तो कम से कम एक मौका तो होता कि डॉलर उसे देख लेता। दिव्यता का मुकाबला जारी रहा। आज सभी को 5 बार लड़ना था। डॉलर को 3 और आत्माओं से लड़ना था, बाकी 2 इंसान थीं। हानसेन ने 2 मनुष्यों को हरा दिया और 3 आत्माओं को आसानी से मार डाला। शक्तिशाली, वह बहुत शक्तिशाली है। वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली इवॉल्वर हो सकता है। इतनी शक्ति के साथ मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हुआपिंग बहुत उत्साहित था, लेकिन पीछे से एक दुख की पीड़ा उसे सता रही थी। डॉलर ईश्वर का पुत्र बनने से बस एक कदम दूर था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हो सकता है। डॉलर जितना बेहतर प्रदर्शन करता, हुआपिंग उतना ही दुखी होता जाता। आखिरकार वह डॉलर को लड़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। इतने उत्कृष्ट व्यक्ति को जल्द ही रोक दिया जाना था, ठीक उपाधि पाने और परमेश्वर के 10 पुत्रों में से एक बनने से पहले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली बार मानवता को भी ऐसा ही अवसर मिलेगा। दूसरी ओर फैंग मिंगक्वान रोमांचित और उत्साहित था। हालांकि उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि डॉलर दूसरे देवता के अभयारण्य में कब शामिल हुआ था। उसे शक था कि कुछ साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे। इतनी तेजी से ऊपर उठते हुए उसके लिए अपनी शक्ति का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन फैंग मिंगक्वान और हुआपिंग दोनों अभी भी चिंतित थे। अगर वे डॉलर से संपर्क नहीं कर पाए और उसका सामना ईश्वर के प्रकाश पुत्र से हुआ तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। उसने जब्त करने वाली गाइड पढ़ी है ना? फैंग मिंगक्वान ने जोर से सोचा। उसे यकीन था कि डॉलर ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी वह वापस जाकर उस शो का प्रसारण करने के लिए तैयार था। उसे उम्मीद थी कि यह इतना लोकप्रिय होगा कि डॉलर को पता चल जाएगा कि ईश्वर का प्रकाश पुत्र वास्तव में कितना शक्तिशाली है। एक ही समय में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, इसलिए लोग केवल अपने परिवार के सदस्यों या कम से कम उन लोगों पर ही नजर रखते थे जिनकी उन्हें परवाह थी। तो इस कारण से बहुत कम लोगों ने हानसेन पर ध्यान दिया। कुछ लोग उसे देखने आए और यद्यपि वे उसकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन ये दूसरों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फैंग मिंगक्वान ने एलायंस में वापस लौटने और डिविनिटीज बाउट के बारे में एक प्रसारण शुरू करने का फैसला किया। खास तौर पर वह उन 5 मुकाबलों के बारे में बात करना चाहता था जिनमें डॉलर पहले ही हिस्सा ले चुका था। वह उन विरोधियों के बारे में भी बात करना चाहता था जिनसे उसे भविष्य में मुकाबला करना था, खास तौर पर ईश्वर के प्रकाश पुत्र के बारे में। वह उस आत्मा के बारे में और उस आत्मा ने अतीत में क्या किया था इसके बारे में भरपूर जानकारी देना चाहता था। ये प्रसारण लगभग रेडियो जैसा ही था। इसमें कार्यक्रम की कोई तस्वीर नहीं थी और इसमें केवल फैंग मिंगक्वान द्वारा दिव्यता के युद्ध पर चर्चा और उनके द्वारा बनाया गया एक कच्चा नक्शा ही दिखाया गया था। इसके बावजूद इसने काफी ध्यान आकर्षित किया। डॉलर यहाँ है और वह डिविनिटी बाउट में भाग ले रहा है। डॉलर कुछ साल पहले ही इवॉल्वर बना है, वह पहले से ही डिविनिटी बाउट में भाग ले रहा है। हे भगवान! ब्लैक गोल्ड का हथौड़ा डॉलर की मुट्ठियों से चकनाचूर हो गया और फिर उसने एक ही घूंसे से आत्मा को मार डाला। क्या तुम हमारी बेड़ियां तोड़ रहे हो? मुझे पिछली दिव्यता की लड़ाई याद है जिसमें मेरा दोस्त ब्लैक गोल्ड से भिड़ा था।
उसने अपना जीन लॉक खोल लिया था, लेकिन इसके बावजूद उस पर हथौड़े से 3 बार वार किया गया और उसे जब्त करके बाहर निकाले जाने से पहले ही वह मौत के कगार पर पहुंच गया था। डॉलर कमाल है। मैं डॉलर की लड़ाई देखने जा रहा हूं। आइए हम सब कल डॉलर का समर्थन करें। अगर डॉलर वहां है तो मैं भी वहां रहूंगा। यदि विश्लेषण सही है तो बेचारा डॉलर, वह शीर्ष से एक कदम पहले ही रुक जाएगा। तुम लोग ये क्यों मान रहे हो कि वह जीतता रहेगा? देखते हैं कि वह बाकी आत्माओं और इंसानों को हरा पाता है या नहीं। वह डॉलर बकवास है। उसका पिछला रिकॉर्ड सिर्फ ईश्वर के 10वें पुत्र के रूप में प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में उतरने का था, और उसने वहां सिर्फ एक बार प्रतिस्पर्धा की थी। हाँ, डॉलर यहाँ दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में एक भिखारी है। ईश्वर का प्रकाश उसे अपनी उंगली से कुचल देगा। अगर सब किस्मत पर निर्भर है तो लड़ने का क्या मतलब है? अगर वह ईश्वर के प्रकाश पुत्र से मुकाबला नहीं करता और शीर्ष 10 में शामिल नहीं होता तो भी वह ईश्वर के अन्य पुत्रों द्वारा मारा जाता। वह उनके खिलाफ फुटपाथ पर कूड़ा फेंकने जैसा है, फुटपाथ पर फेंका गया कूड़ा। जिस भाग्य की आप लोग बात कर रहे हैं उसके साथ मैं ईश्वर का पुत्र बन सकता हूँ। मैं शामिल हो सकता हूँ और इतना भाग्यशाली रह सकता हूँ कि किसी मजबूत दुश्मन से मेरा सामना न हो और फिर युद्ध विराम। मैं ईश्वर का पुत्र बन जाऊंगा। दिव्यता के युद्ध में डॉलर की भागीदारी गठबंधन में एक बड़े मतभेद का कारण बनी। एक बड़ी बहस शुरू हो गई थी और कई लोग डॉलर के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि वह इतिहास में ईश्वर का पहला मानव पुत्र बने। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें यकीन नहीं था कि डॉलर जीत पाएगा और इस प्रक्रिया में ईश्वर के प्रकाश पुत्र को हरा पाएगा। समझदार लोग डॉलर को लड़ाई छोड़ देने की सलाह देते थे, वरना वह मारा जाता। कई विशेषज्ञों ने डॉलर के दिव्यता के मुकाबले का विश्लेषण किया था। उन्हें लगा कि अब तक उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही है। आने वाले ईश्वर के प्रकाश पुत्र को छोड़कर हर मुकाबला आसान लग रहा था। पवित्र युद्धों में भाग लेने वाले अन्य मनुष्य डॉलर से कुछ राउंड पहले ही बाहर हो जाते थे, क्योंकि जिन आत्माओं से वे मिलते थे वे उनके लिए बहुत शक्तिशाली थीं और उन्हें छोड़ना पड़ता था। लेकिन डॉलर की किस्मत यहीं रुक गई। अगर वह आगे बढ़कर अगली कुछ आत्माओं को हरा भी देता तो भी ज्यादा संभावना यही होती कि वह ईश्वर के प्रकाश पुत्र से मुकाबला करने से पहले ही पीछे हट जाता। ज्यादातर पेशेवर यही मानते थे कि हान सेन ऐसा ही करेंगे। हालात ऐसे थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि किसी भी इंसान में ईश्वर के प्रकाश पुत्र के खिलाफ जाकर जीतने की क्षमता है। हालांकि कुछ बेहद असभ्य और आक्रामक पेशेवर भी थे। उनमें से कई का दृढ़ विश्वास था कि हान सेन ईश्वर के प्रकाश पुत्र तक पहुंचने से बहुत पहले ही लड़खड़ाकर गिर जाएगा। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि फैंग मिंगक्वान दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत बातें या कम से कम सच्चाई को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि डॉलर एक ही वार में ब्लैक गोल्ड का हथौड़ा तोड़ सकता है। काफ़ी शोध और विश्लेषण के बाद उन्होंने सैद्धांतिक रूप से साबित कर दिया कि डॉलर में ऐसा करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। बहरहाल, पूरा गठबंधन इस आयोजन के बारे में चर्चा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि सबके पास अपना अपना सिद्धांत है। और दिव्यता के मुकाबले के दूसरे दिन स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्वितीय देव के अभयारण्य के दिव्यता के मुकाबले में मानवता की रुचि अचानक फिर से जागृत हो गई थी। जहां पहले दर्शक सीटों पर गिने चुने लोग ही होते थे, अब स्टेडियम उत्सुक दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। वे सब युद्ध के मैदान को घूर रहे थे, डॉलर की परछाई के उभरने का इंतजार कर रहे थे। ये रहा वह, ये रहा वह। बैंगनी कवच पहने एक आदमी युद्ध के मैदान में उतरा और जब वह पहुंचा तो भीड़ चीख पुकार से पागल हो गई। उसने बैंगनी रंग क्यों पहना है? डॉलर आमतौर पर सोने के कपड़े पहनता है। क्या ये किसी तरह की नकल है? यह उनके जैसा दिखता है, फिर भी ऐसा नहीं है। ... हान सेन युद्धभूमि में बिना अपने विरोधियों पर शोध किए, न ही जब्ती की गाइड पढ़े उतरा। उसे बस अपने विरोधियों की जीवन शक्ति का पता लगाना था ताकि पता चल सके कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। अगर वह बता भी न पाता तो भी शैतान चींटी राजा का कवच उसे सुरक्षित रखेगा। हान सेन का प्रतिद्वंदी अब मैदान में उतरा। वह एक सुंदर बालक आत्मा थी, चांदी के कवच पहने हुए। उसके हाथ में चांदी की तलवार थी। उसके कान खरगोश जैसे थे और माथे पर एक आंख थी। इसके अलावा वह एक सामान्य इंसान लग सकता था। लोगों ने पहले ही हान सेन के लड़ाकों की सूची देख ली थी, इसलिए वे जानते थे कि उसके पहले प्रतिद्वंद्वी से क्या उम्मीद की जाए। दुश्मन का नाम सिल्वर आई प्रिंस था। वह एक शाही आत्मा था और उसकी चालें बहुत तेज थीं। विशेषज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार अगर डॉलर को ईश्वर के प्रकाश पुत्र से लड़ना होता तो वह सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक होता। रजत नेत्र राजकुमार ने बिना कुछ कहे अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली। अचानक चांदी की रोशनी की चमक की तरह वह हान सेन की ओर झपटा। उसी समय उसने हान सेन पर तलवारों की बौछार कर दी। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। वे हान सेन पर चांदी की बारिश की तरह बरस पड़े। बहुत से लोग खड़े होकर ये देखना चाहते थे कि डॉलर ने इस चांदी की तलवार को कैसे मात देने की कोशिश की। लेकिन हान सेन एक इंच भी नहीं हिला।
वह बिना पलक झपकाए चांदी की बारिश को गिरते हुए देखता रहा। चांदी की तलवारों की जो बारिश हो रही थी वह एक छवि से ज्यादा कुछ नहीं थी। हान सेन में कई प्रतिभाएं थीं और प्रसिद्ध होने से पहले ही वह इस चाल का सामना कर चुका था। चांदी आंखों वाले राजकुमार द्वारा उस पर इस चाल का इस्तेमाल करना हान सेन को बचकाना लगा। दर्शकों ने चांदी की परछाइयों को हान सेन को भेजते हुए देखा। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे और कई महिलाओं ने चीखने से बचने के लिए अपने मुंह बंद कर लिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हान सेन वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। वह बस शांति से सिल्वर आई प्रिंस को तलवार लेकर इधर उधर उछलते हुए देख रहा था। अचानक हान सेन ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से एक चांदी की परछाई पकड़ ली। और फिर सारी बारिश गायब हो गई। हान सेन वहीं रह गया जहां वह था, अपनी उंगलियों के बीच एक चांदी की तलवार पकड़े, अपने गले से 3 इंच की दूरी पर। लेकिन 3 इंच की दूरी 1000 मील के बराबर हो सकती थी। 2 उंगलियों से पकड़े होने के बावजूद रजत नेत्र राजकुमार अपनी तलवार हिला नहीं सका। वह फंस गई थी। कच्चा। हान सेन की उंगलियां हिली और तलवार टूट गई। फिर उसने सिल्वर आई प्रिंस की छाती पर हथेली से वार किया। दर्शकों को बस टूटे हुए कांच की आवाज सुनाई दे रही थी। रजत नेत्र राजकुमार का चांदी का कवच चकनाचूर होकर चमक से भर गया था और उसके हल्के रंग खून की धारा में बह गए थे। आत्मा का खून युद्धभूमि में भीग गया था, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जमीन पर गिरने से ठीक पहले वह बिखर गया। वह अपने आत्मा पत्थर में वापस लौट आया था। लड़ाई देखने वाला हर कोई मानो पत्थर बन गया था, मानो पत्थर बन गया हो। अत्यंत शक्तिशाली सिल्वर आई प्रिंस डॉलर की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। आत्मा को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। डॉलर, ये सचमुच डॉलर है। डॉलर वापस आ गया है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये भयावह है। वाह, ये पेशेवर खिलाड़ी क्या बकवास कर रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि डॉलर ब्लैक गोल्ड का हथौड़ा नहीं तोड़ सकता? उन्होंने ये भी कहा था कि डॉलर सिल्वर आई प्रिंस को नहीं हरा सकता। खैर, उस नतीजे पर एक नज़र डालिए। अब वे क्या कहेंगे? हो, डॉलर, हमारा भगवान और उद्धारकर्ता, हमेशा हमारे साथ है। मार डालो, मार डालो, मार डालो। चलते रहो डॉलर, उन आत्माओं को दिखाओ कि क्या हो रहा है और ईश्वर का पुत्र बनो। हे भगवान, डॉलर तो अब भी डॉलर है, हमेशा की तरह अजय, यहाँ तक कि दूसरे भगवान के मंदिर में भी। मुझे आपके सामने घुटने टेकने और आपके हाथ चूमने की इजाज़त दीजिए। डॉट डॉट डॉट। डॉलर के कई प्रशंसक उसकी हालिया सनसनीखेज जीत के उत्साह से उन्माद में डूब गए। हालांकि कुछ इंसान डिविनिटीज बाउट में ऐसी ताकत दिखाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ब्लैक गॉड और सिल्वर आई प्रिंस का सामना करके बिना किसी नुकसान के बच निकलना एक अविश्वसनीय बात थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी। बेशक कई लोगों ने पहले कभी डिविनिटीज बाउट पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि इस लड़ाई के बाद लोगों को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी थी। उन्हें विश्वास होने लगा था कि एक इंसान भी परमेश्वर के पुत्रों में अपना स्थान पा सकता है। हान सेन अपनी अगली लड़ाई की प्रतीक्षा करने के लिए अखाड़े से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उसके लौटने का समय हो गया। उसने सूची पर नजर नहीं डाली, ये सोचकर कि यह सब मामूली और निरर्थक होगा। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका अगला मुकाबला किससे होगा। मंच पर आए व्यक्ति ने हान सेन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी एक इंसान होगा, और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता था। क्वीन डॉलर से मुकाबला कर रही है। हान सेन के सामने खड़े व्यक्ति को देखकर कई एलीट एवॉल्वर्स चौंक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि डॉलर इस दिन क्वीन से मुकाबला करेगा। समय कम था और उन्हें सूची का विश्लेषण करने का मौका भी बहुत कम मिला था। और जहां तक उनके दूसरे प्रतिद्वंदी के बारे में है, तो संभावित मुकाबलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और यह भी एक अनिश्चितता थी कि क्वीन अपना पिछला मुकाबला जीत पाएगी या नहीं। हुआपिंग ने जो सूची तैयार की थी उसमें सिर्फ आत्माओं का जिक्र था, और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कौन से इंसान एक दूसरे का सामना करेंगे। लोग यह मानकर सूची पढ़ते थे कि हान सेन का सामना या तो किसी और आत्मा से होगा या फिर हुआनफू जिंग नाम के किसी इंसान से। कोई नहीं जानता था कि हुआनफू जिंग रानी का असली नाम था। ये दिलचस्प है। क्वीन डॉलर की प्रतिद्वंदी है। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि कौन ज्यादा मजबूत होगा। यह अफसोस की बात है कि लिन फैंग अभी भी अपने मिशन पर है और डिविनिटीज बाउट में शामिल नहीं हो पाया। उसके शामिल होने से चीजें और भी दिलचस्प हो जाएंगी। क्वीन को रहस्यमयी डॉलर से भिड़ते देखकर टेंग जेन लियू चौंक गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह शर्मनाक है। टेंग जेन लियू को उम्मीद थी कि लिन फैंग ही हान सेन के खिलाफ जाएगा। हालांकि वह जानता था कि रानी शक्तिशाली थी, टेंग जेन लियू को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। क्वीन बनाम डॉलर एक दिलचस्प मुकाबला होगा, ये तो तय है। मर्डर डॉलर का किस्सा खुद डॉलर का है और वह हेवनली को भी जानता है। मुझे नहीं पता कि यह स्वर्गीय यात्रा है या नहीं।
ये काफ़ी दिलचस्प है। हमारे पास ये निर्धारित करने के लिए एक मीट्रिक होगा कि डॉलर वास्तव में कितना शक्तिशाली है। आखिर डॉलर कौन है? बर्फ के मैदानों में शाही देवी के आश्रय में बीटल नाइट हानसेन का रूप धारण करता रहा, मानो कोई हमशक्ल हो। वह उस नन्हे देवदूत को लड़ाई देखने के लिए ले आया, और जिन लोगों ने अनुमान लगाया था कि डॉलर ही हानसेन है, वे जल्दी ही निराश हो गए। उस औरत को देखकर, जो किसी राजा जैसी ठंडी थी, हानसेन हिले नहीं। उसका दिल आश्चर्य से कांप उठा और उसने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा संयोग है। यहाँ अनगिनत इंसानों और आत्माओं के होते हुए भी मुझे उसके खिलाफ खड़ा किया गया है। क्वीन ने हानसेन की तरफ देखा, फिर अपनी लंबी टांगों से कुल्हाड़ी की तरह उसकी तरफ लात मारी। क्वीन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका मुकाबला डॉलर से है। लेकिन हानसेन ने अपनी मुट्ठी हिलाई, और ऐसा करते ही क्वीन का चेहरा बदल गया। उसके पैरों ने हमला रोक दिया और बचने के लिए एक तरफ हट गए। जब वह हानसेन के पास पहुंची, तो उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे मुक्का मारने की कोशिश की। हानसेन ने अपनी कोहनी उठाए और क्वीन की आती हुई मुट्ठी को दूर धकेल दिया, और उसका बायां हाथ उसकी कमर की ओर मुड़ गया। दोनों ने बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में हिस्सा लिया। उनके हमले, बचाव, चकमा और बचाव तेजी से हो रहे थे, और दर्शकों की आंखें उनकी तेजी को समझ ही नहीं पा रही थीं। जब तक वे एक चाल की सराहना कर पाते, तब तक 10 और चालें चल चुकी थीं। भीड़ की आंखें टेढ़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वे दो पागल राक्षसों की लड़ाई देख रहे हों। यह महिला कौन है? वह बहुत अच्छी है। वह वास्तव में डॉलर के साथ टक्कर ले सकती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक महिला रिवॉल्वर को इतना शक्तिशाली देखूंगी। यह महिला अद्भुत है। उसका शरीर और सामान्य रूप दिव्य है, और उसकी ताकत अविश्वसनीय है। वह एक देवी की तरह है। ये हुआन फू जिंग, वह रेस मार्शल हॉल से नहीं हो सकती। ... कई विकासकर्ताओं को यह नहीं पता था कि क्वीन कौन है, लेकिन इस लड़ाई को देखकर वे तुरंत उसकी प्रशंसा करने लगे। और जो लोग क्वीन को जानते थे, उन्हें इस बात पर ज्यादा हैरानी हुई कि डॉलर उससे लड़ पाया। क्वीन नज़दीकी मुकाबले में माहिर थी। उसके साथ ही उसे लगभग अजेय मानते थे, कुछ हद तक हेवनली गो के अपने ज्ञान के कारण। हेवनली गो और शानदार नज़दीकी मुकाबले की क्षमताओं के संयोजन ने उसके लिए ज़्यादातर मुकाबले आसान बना दिए थे। इसलिए लोग हैरान थे कि डॉलर क्वीन से कैसे लड़ पाया। हालांकि हानसेन के मुकों के कौशल ने लोगों को और भी हैरान कर दिया। क्या एलिफेंट डिस्क पंच हेवनली गो को हरा सकता है? हानसेन के हुनर एलिफेंट डिस्क पंच को बहुत से लोग पहचान चुके थे। आखिरकार यह एक आम हाइपरजीनो कला थी। बेशक उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह हुनर हेवनली गो को मात दे पाएगा। इस दिन से पहले अगर किसी को बताया जाता कि एलिफेंट डिस्क पंच हेवनली गो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो लोग उस पर हंसते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देते। लेकिन वह वहां था। हानसेन एलिफेंट डिस्क पंच का इस्तेमाल करके क्वीन के हेवनली गो को पीछे धकेल रहा था, और उसे कोई नुकसान होने का कोई संकेत नहीं था। और अब लोगों को लगने लगा था कि हेवनली गो उतना कारगर नहीं है जितना उन्हें पहले बताया गया था। हे भगवान, डॉलर एलिफेंट डिस्क पंच का इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुद इस हुनर को जानता हूं। मैं भी इसका इस्तेमाल उसकी तरह अच्छे से क्यों नहीं कर सकता? हाँ, यदि वह इस कौशल का इस स्तर तक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके, तो वह भगवान हो सकता है। लोगों को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि हानसेन जिस हुनर का इस्तेमाल करते थे, वह एलिफेंट डिस्क पंच था। आखिरकार ये बहुत आम था, और एक क्लास हाइपरजीनो आर्ट्स की किफ़ायती कीमत के कारण कई लोगों ने इसे सीखा था। इसे अक्सर एक ज़रूरी हुनर माना जाता था। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डॉलर ने उसी कौशल को इतनी भयानक शक्ति के साथ प्रदर्शित किया। मैं एलिफेंट डिस्क पंच को कई वर्षों से जानता हूं। मैं ये कैसे नहीं देख पाया कि यह कौशल वास्तव में कितनी शक्ति उत्सर्जित कर सकता है। कौशल अभी भी अपने कलाकार पर निर्भर है। ध्यान रहे, डॉलर के हाथ में यह मौत के अजेय हाथ की तरह है। आपके हाथ में। यह अफसोस की बात है कि मैं इन मुकाबलों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता, तो मैं डॉलर की चाल सीखने की कोशिश में इन्हें बार बार देखता। यह अजीब है। क्या डॉलर सचमुच वही एलिफेंट डिस्क पंच इस्तेमाल कर रहा है जो आप और मैं करते हैं? ये देखने में तो वैसा ही लगता है, हाँ, लेकिन इसमें एक अजीब सा तत्व है। सिर्फ आम लोग ही इस हुनर को देखकर इतने हैरान नहीं थे। वांग युहांग भी बाकियों की तरह हैरान था। सबको पता था कि क्वीन और डॉलर के बीच की लड़ाई काफ़ी रोमांचक होगी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि डॉलर इतने आम हुनर से हेवनली गो को हरा देगा। क्या यह आदमी इंसान है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? वांग युहांग की आंखें चौड़ी हो गईं। डॉलर तो डॉलर है। हम बेहद शानदार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंग जेन लियू ने प्रशंसा में कहा। भाई टेंग, ये 2 शब्द हैं। उसके बगल में बैठे साथी ने टेंग जेन लियू को उलझन में देखा। वह अद्भुत है, अद्भुत है वह। अद्भुत शब्द को अनदेखा किया जा सकता है, इसलिए ये सिर्फ एक शब्द है, टेंग जेन लियू ने कहा। कॉमरेड ने अचानक स्वीकार किया, आह, मैं समझ गया।
क्वीन भी उतनी ही हैरान थी। उसे अच्छी तरह पता था कि एलिफेंट डिस्क पंच क्या होता है, हालांकि उसने खुद इसे सीखा नहीं था। वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी प्रतिद्वंद्वी इतनी सामान्य कौशल का उपयोग कर रही है और फिर भी उसके साथ बराबरी पर है। लेकिन रानी तो रानी थी और उसने इस आश्चर्य को अपने लिए नुकसानदेह नहीं होने दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसके खिलाफ कौन सा हुनर इस्तेमाल करता है, वह तो बस जीतना चाहती थी। ये मुकाबला वाकई एक आश्चर्य था, लेकिन स्वागत योग्य भी। इसने हर दर्शक को, यहाँ तक कि हुआ पिंग को भी, चकित कर दिया। जब उसने हुआनफू जिंग नाम देखा तो उसने सोचा कि वह कोई साधारण इंसान ही होगा। इसलिए उसे इस मुकाबले के संभावित महत्व की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हुआनफू जिंग इतनी ताकतवर व्यक्ति होगी, और ये तो दूर की बात है कि वह डॉलर की ताकत के सबसे करीब भी पहुंच पाएगी। हुआपिंग ने सोचा था कि डॉलर अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली इवॉल्वर है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक महिला भी ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकती है। यह अच्छी बात है। तो इतने समय बाद भी मानवता अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रही है। युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चल रही है और अपने पूर्वजों की क्षमताओं को और भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। वे आगे बढ़ रहे हैं और अब मानवता के लिए एक ऊंचा स्थान प्राप्त करना और ईश्वर का पुत्र कहलाना पहले से कहीं ज्यादा संभव लगता है। हुआपिंग इतने सारे उत्कृष्ट युवाओं को आगे आते देखकर बहुत खुश हुआ। फैन मिंगक्वान भी ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि इतनी शक्तिशाली महिला भी होती है और वह डॉलर के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसकी मुट्ठियां हाथी की तरह थीं और उसकी मुट्ठियां युद्ध के कुल्हाड़ी की तरह थीं। हान सेन और क्वीन के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक लग रहा था, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी को भी कोई खास बढ़त मिल रही है। दर्शक इतने रोमांचित थे कि काश वे भी इसमें हिस्सा ले पाते। हान सेन क्वीन की बहुत तारीफ करता था। उसने एलिफेंट रेक स्ट्राइक की तरह अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाई, बल्कि एलिफेंट डिस्क पंच में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह क्वीन को काफी हद तक दबा तो पाया, लेकिन उसे हरा नहीं पाया। इस महिला की स्वर्गीय चाल पहले से ही डरावने स्तर पर थी, इसलिए जब तक हान सेन के पास अधिक ताकत और गति नहीं होती, वह उसे पूरी तरह से हरा नहीं पाता। हान सेन जानता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह उसे हरा नहीं पाएगा। अभी तो बस यही उम्मीद थी कि क्वीन अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दे। अगर वह अपनी जान की बाजी लगा देता तो हान सेन जीत सकता था, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था, न ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करना चाहता था। इसलिए हान सेन अचानक रुक गया। उसने रानी के कुल्हाड़ी वाले पैर को, जो उस समय उसके सिर पर वार कर रहा था, आगे बढ़ने दिया और चकमा नहीं दिया। सब हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डॉलर ने अचानक लड़ना क्यों बंद कर दिया। उनका मानना था कि अगर उसने अपनी तरफ आने वाले प्रहार को स्वीकार कर लिया तो वह आधा मर जाएगा। सबको लगा कि डॉलर के पास कोई तुरुप का पत्ता छिपा है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वीन का पैर बिना किसी प्रतिरोध के हान सेन के सिर पर जा लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आसपास मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। हालांकि क्वीन का वार डॉलर के सिर पर आश्चर्यजनक गति और अचूक निशाने के साथ लगा, फिर भी वह हिला तक नहीं। डॉलर एक इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे रानी ने किसी मानव शरीर पर नहीं बल्कि किसी मूर्ति पर प्रहार किया हो। लेकिन क्वीन की ताकत के आगे डॉलर भले ही एक मूर्ति ही क्यों न हो, अभी तो वह सिर्फ मलबे के सिवा कुछ नहीं होगा। और फिर भी हान सेन ऐसे सीधा खड़ा था मानो क्वीन ने उसे छुआ तक न हो। असंभव। टेंग जेन लियू खड़ा हुआ और बड़ी बड़ी आंखों से डॉलर की ओर देखा, जो किक को स्वीकार करते हुए वहीं खड़ा था। सिर्फ टेंग जेन लियू ही ऐसी प्रतिक्रिया नहीं झेल रहा था। रानी और उसकी शक्ति के बारे में जरा सी भी जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था। आमतौर पर यह माना जाता था कि क्वीन की शक्ति बाकी सभी इवॉल्वर से कहीं ज्यादा थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि किसी इंसान को उसके एक वार को झेलने के लिए कितना मजबूत होना पड़ेगा और वह हिलेगा तक नहीं। और क्वीन खुद भी उतनी ही हैरान थी। फिर भी उसने इसे अपने संयम का कारण नहीं बनने दिया। उसकी खूबसूरत टांगें दो खूंखार ड्रैगन की तरह हान सेन को लात मारने लगी और फिर से उसका कोई विरोध नहीं हुआ। उसने हान सेन पर जोरदार वार किए, बार बार। क्वीन लगातार लात मारती रही, वार करती रही और वार करती रही। अगर डॉलर कोई करतब दिखाने की कोशिश करता तो उसके पैरों के हुनर ने जवाबी हमले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। पैर हर तरफ से लगातार उस पर टूट पड़ते। भीड़ ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई कि क्वीन के किसी भी हमले के बावजूद हान सेन एक इंच भी नहीं हिल सका। पूरा आश्रय स्थल शांत था। यहाँ तक कि दिव्यता के युद्ध में शामिल हुए अन्य मानव योद्धा भी विस्मय में थे। लातों की भयंकर ध्वनि युद्धभूमि में दूर दूर तक गूंज रही थी, लेकिन डॉलर का मजबूत बैंगनी शरीर स्थिर खड़ा रहा, मानो क्वीन के हमलों का तूफान एक तेज हवा के अलावा और कुछ नहीं था। क्वीन, जो हमेशा वही करती थी जो वह चाहती थी और जो परिणाम चाहती थी उसे प्राप्त करती थी, अचानक थोड़ी घबराई हुई लगने लगी। डोंग। क्वीन ने हान सेन के चेहरे की ओर लात मारी, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले रुक गई। सब ने उन दोनों की तरफ देखा।
डॉलर हिला तक नहीं, उसने बस अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया। उसने क्वीन का निचला पैर पकड़ लिया और वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। क्या तुमने मुझे काफ़ी लात मार ली? क्या अब हम इसे खत्म कर सकते हैं? हान सेन ने रानी की पिंडली पकड़ते हुए धीरे से पूछा। जिसने भी यह सुना उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और माहौल बदल गया। अब ये किसी युद्धभूमि में होने वाली लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था। क्वीन अब एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जो अपने पिता पर गुस्सा दिखा रही थी। डॉलर ही वह पिता था जिसने उसे घर ले जाने से पहले अपनी सारी भड़ास निकालने की इजाज़त दी। हालांकि यह अनुचित था, लेकिन डॉलर की बात सुनने के बाद लोगों ने इस दृश्य को इसी तरह देखा। ठंडी और शक्तिशाली रानी अब एक रूठी हुई बच्ची से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्वीन ने भी इस अजीब माहौल पर ध्यान दिया। उसने दांत पीसते हुए अपना दूसरा पैर उठाया, हवा में घूमकर हान सेन को लात मारी। हान सेन को दूसरे लात मारने वाले पैर की परवाह नहीं थी और उसने उसे अपनी गर्दन पर लगने दिया। वह आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर हवा में लटकी रानी की कमर पकड़ ली। फिर उसने उसे एक छोटी बच्ची की तरह अपनी तरफ उठाया और युद्धभूमि के किनारे तक चला गया। क्वीन ने चाहे जितनी भी लात मारी हो, हान सेन को कोई परवाह नहीं थी। वह बस युद्धभूमि की ओर चलता रहा। सबको लगा कि उनकी आंखें धोखा दे रही हैं। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि क्वीन जैसी शांत और संयमित इंसान ऐसे बचकाने दृश्य में हिस्सा लेगी। पिता और बेटी के बीच की भावनाएं बढ़ती ही गईं। क्वीन नखरे दिखाने वाली लड़की थी, जबकि डॉलर समझदार पिता था। वह छोटी बच्ची से बहस नहीं करता था, बस उसे अपने अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर निकालने देता था। किसी तरह एक वाक्यांश कई लोगों के दिमाग में आया, एक पिता का प्यार। हर कोई हैरान था, खासकर अरेस मार्शल हॉल के लोग। उनके मुंह खुले ही रहे, ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी बंद नहीं होंगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि क्वीन, जो मार्शल हॉल की प्रमुख थी, वह महिला जिसे वे सबसे अधिक सम्मान देते थे, एक देवी की तरह जिसे वे सीधे नहीं देख सकते थे, इस तरह के दृश्य में समाप्त हो जाएंगी। रानी का दिल गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, और वह तो मर जाना ही पसंद करती। लेकिन साथ ही क्वीन हैरान थी। उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा था और वह जानती थी कि हान सेन के उसके हमलों का सामना करने की क्षमता के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, उसका कवच उसके लातों के प्रहारों से बचने के लिए बेहद मजबूत रहा होगा। उसे यह सोचने में मुश्किल हो रही थी कि अगर वह वाकई इतना मजबूत था तो उसके पास किस तरह का कवच होगा। या तो यही बात थी, या फिर वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर उनकी शक्तियां एक जैसी होती तो उसके कवच की मजबूती का कोई खास मतलब नहीं होता। बहुत से शिक्षित दर्शक इसे देख सकते थे और इससे वे विकासकर्ताओं से भी अधिक आश्चर्यचकित हुए। क्वीन ने अपने पवित्र जीनो पॉइंट्स पहले ही पूरी तरह से हासिल कर लिए थे। उसके पास बेहतरीन हाइपर जीनो आर्ट्स भी था। उसकी शक्ति ज्यादातर सामान्य इवॉल्वर्स की सीमाओं से कहीं ज्यादा थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। देखने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉलर कितना शक्तिशाली रहा होगा। सुपर जीनो पॉइंट्स, उसने जरूर सुपर जीनो पॉइंट्स सोख लिए होंगे, वरना वह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था। ये विचार कई लोगों के मन में घूम रहे थे। प्रथम ईश्वर के अभयारण्य और द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में ऐसे लोग थे जिन्होंने सुपर प्राणियों को मार डाला था और उनके जीवन जीनो सार को प्राप्त किया था। लेकिन अब तक सार तत्वों को अवशोषित करने और सुपर जीनो पॉइंट हासिल करने का कोई तरीका नहीं खोजा जा सका था। डॉलर के प्रदर्शन का एकमात्र कारण यह था कि वह कर दिखाने में कामयाब रहा जिसे दूसरे असंभव मानते थे। अखाड़े में छाए सन्नाटे में हान सेन युद्धभूमि के किनारे पहुंच गया था। उसने उसे मंच से नीचे फेंक दिया। घर जाओ और अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मैं यहाँ इंसानों से लड़ने नहीं आया हूँ, हान सेन ने उससे ठंडे स्वर में कहा। जब उन्होंने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। मैं यहाँ मनुष्यों से लड़ने के लिए नहीं हूँ। यह एक सामान्य वाक्य था, लेकिन फिर भी लोगों की सांसें थम सी गईं। दर्शकों का खून उत्तेजना से खौलने लगा। अपनी बेहतरीन फिटनेस के अलावा हान सेन ने बेस्क सुपर कवच भी पहना था। उसने शावक के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण भी किया ताकि उसका शरीर ऑब्सीडियन की ताकत से ज्यादा मजबूत न हो। इसी तरह वह रानी के हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा। अगर उसने उस ऊर्जा का अनुकरण न किया होता तो कवच अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। आखिरकार रानी इन शक्ति का इस्तेमाल करना जानती थी और कोई भी कवच उस शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। लगता है लाइफ जेनो एसेंस के मेरे अवशोषण का खुलासा होने वाला है। हान सेन जानता था कि जब वह अंतिम आत्मा के सामने जाएगा तो उसका खुलासा होना निश्चित है, लेकिन उसने क्वीन से मिलने और इतनी जल्दी इसका खुलासा होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हान सेन दुनिया को पता चलने के लिए तैयार था। वह रहस्यमयी डॉलर का किरदार निभा रहा था और मैच खत्म होने के बाद उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अगले 2 मुकाबलों में उसकी मुलाकात फिर इंसानों से हुई। हालांकि जब उसके संभावित प्रतिद्वंदी मंच पर आए तो उन्होंने उससे मुकाबला नहीं किया। डॉलर, मैं आपका प्रशंसक हूं। क्या मुझे आपके हस्ताक्षर मिल सकते हैं?
एक 2 मीटर लंबा आदमी शर्म से हान सेन के सामने खड़ा हो गया और उसे एक कलम और कागज थमा दिया। हान सेन एक पल के लिए ठिठक गया, उसे एक और मुकाबले की उम्मीद थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर आया हुआ कोई व्यक्ति लड़ाई छोड़कर हस्ताक्षर मांगेगा। उसने कलम और कागज उठाया और अपना नाम लिख दिया। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसकी लिखावट पहचान लेगा। वह अपने शरीर को इतना नियंत्रित कर सकता था कि अपनी लिखावट छिपा सके, इसलिए वह ऐसी शैली अपनाता था जिससे कोई भी उसकी लिखावट तक नहीं पहुंच पाता था। धन्यवाद, धन्यवाद। उस बड़े आदमी ने उसके ऑटोग्राफ की बहुत सराहना की और फिर जल्दी से मंच से बाहर चला गया। सौभाग्य से दूसरा मानव प्रतिद्वंदी दूसरे आदमी जितना कट्टर नहीं था। हालांकि उसने हान सेन को कुछ बताया। उसने कहा, शुभकामनाएं डॉलर, तुम्हें हमारा समर्थन प्राप्त है। जाओ और ईश्वर का पुत्र बनो। फिर उसने भी लड़ाई छोड़ दी और मंच से बाहर चला गया। दिन का आखिरी दुश्मन एक शाही आत्मा थी। हान सेन ने उसे एक ही वार में मार गिराया, जिससे मानवता बेहद खुश हो गई। हान सेन ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। वे जल्दी से वहां से चले गए और क्रिस्टल पैलेस की एकांत जगह में लौट गए। फैंग मिंगक्वान इतना उत्साहित पहले कभी नहीं हुआ था। मीडियाकर्मी की आत्मा शुद्ध जुनून की आग से जल रही थी। डॉलर के शब्द कई लोगों के दिमाग में घूम गए, लेकिन विशेष रूप से फैंग मिंगक्वान के लिए ये शब्द महत्वपूर्ण थे। मैं यहाँ मनुष्यों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। कार्यालय लौटकर फैंग मिंगक्वान ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं यहाँ मनुष्यों से लड़ने के लिए नहीं हूँ, राजा की घोषणा, और उसे पोस्ट कर दिया। इसमें डॉलर के पिछले 2 दिनों के झगड़ों का वर्णन था। उन्होंने डॉलर की सबसे गंभीर बात को भी उजागर करना सुनिश्चित किया। अंत में फैंग मिंगक्वान ने लिखा, राजा वापस आ गया है, उसकी तलवार ईश्वर का पुत्र बनने की स्थिति में है। क्या डॉलर मानवता का पहला ईश्वर पुत्र बनेगा? उस दिन अभूतपूर्व उत्साह और उमंग का माहौल था। वे भविष्य में डॉलर के प्रदर्शन को लेकर आशान्वित थे और आशा कर रहे थे कि वही ईश्वर के पुत्र के बीच मानवता का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन असली झटका गठबंधन के कार्यालय से लगा। आम लोग सिर्फ यही समझ पाए कि वह ताकतवर है, उन्हें उसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था, जैसा कि दूसरे लोग समझ सकते थे। एलायंस के उच्च श्रेणी के अधिकारी जानते थे कि डॉलर ने जरूर लाइफ जेनो एसेंस को अवशोषित कर लिया होगा। वे ये भी जानते थे कि उसने एक सुपर बीस्ट सोल कवच पहना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे जानते थे कि उसके पास इतनी अद्भुत सुरक्षा क्षमता नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी, और परिणामस्वरूप उन्हें यकीन था कि ऐसा ही होगा। बहुत से लोग इस विकास को लेकर उत्साहित और उत्सुक थे। वे इस संभावना से लगभग लार टपका रहे थे कि डॉलर यह साबित कर देगा कि मनुष्य सचमुच लाइफ जेनोसार को अवशोषित कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया, इस बारे में उनकी जिज्ञासा को शांत करना मुश्किल था। बहुत से लोग ये जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मायावी डॉलर से कैसे संपर्क किया जाए। लगभग उसी समय हरगुट के नेताओं ने मुखौटे के पीछे छिपे व्यक्ति को ढूंढने का फरमान जारी कर दिया। वे डॉलर को ढूंढना चाहते थे। जीवन जीनोसार अवशोषण का मामला मानव जाति की चिंता का विषय था और मानवता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्हें पता लगाना ही था कि डॉलर कौन था, चाहे कुछ भी हो। उन्हें घोड़े के मुंह से सीखना था कि डॉलर क्या जानता था। कई लोगों ने डॉलर के बारे में अपनी जानकारी का विश्लेषण किया और यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि डॉलर कौन हो सकता है। उन्होंने संदिग्धों की एक सूची तैयार की, जिसमें से एक में हान सेन का नाम भी शामिल था। लेकिन हान सेन और डॉलर एक ही इलाके में कई बार और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर भी दिखाई दिए थे। इस वजह से उनका नाम सूची से हटा दिया गया। ज्यादातर लोगों के पास डोपेलगैंगर जैसी जानवर आत्मा नहीं होती। लोग सिर्फ हान सेन और निंग यू के बारे में जानते थे, इसलिए किसी ने इस संभावना पर विचार नहीं किया। निंग यू भी वहां दिव्यता का मुकाबला देख रहा था, इससे उसे कुछ सूझा। पूरी तरह से निश्चित न होने के कारण उसने अभी तक लोगों को यह नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा है। एक्वा रीपर उसके अंदर रहता था और उसके विचार और जीवन हान सेन के हाथों में थे। अगर उसने हान सेन को नाराज करने वाला कुछ किया तो वह मर जाएगा। हान सेन ने अगले कुछ मैच जीत लिए, जिससे एलायंस में एक और बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि क्या डॉलर सचमुच अगला ईश्वर पुत्र बन सकता है या नहीं। वे सोच रहे थे कि क्या वह ईश्वर के प्रकाश पुत्र को हरा पाएगा। अब तक उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से कई लोग इस संभावना से बेहद आशान्वित थे। बहुत से लोग, जिन्हें डिविनिटीज बाउट की परवाह नहीं थी, अब उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। जब लोग डॉलर की लड़ाई देखते थे तो उसकी क्रूरता उन्हें अपनी ओर खींच लेती थी और उन्हें ऐसा महसूस कराती थी मानो वे भी उस लड़ाई का हिस्सा हों। यह अब सिर्फ लड़ाइयों का सिलसिला नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए गौरव प्राप्त करने की एक विजय थी। हालांकि हान सेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन पूरी मानवता के लिए वह ऐसा कुछ कर रहा था जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने सोचा कि वह बाकी मानव जाति के लिए एक निस्वार्थ कार्य कर रहा था।
यद्यपि डॉलर के काफ़ी आलोचक भी थे, फिर भी उन्हें आशा थी कि वह मानवता के लिए गौरव प्राप्त कर सकेंगे और जीत हासिल कर सकेंगे। खासकर वे बुजुर्ग जो एक सदी से द्वितीय देव के अभयारण्य में रह रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन द्वितीय देव के अभयारण्य में बिताया था और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने बस यही सुना था कि दिव्यता के युद्ध में इंसान कितने दयनीय हालात में थे। हालांकि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, फिर भी उनके मन में यह इच्छा थी कि मानवता श्रेष्ठ प्रदर्शन करे और प्रतियोगिता जीते। वे किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहते थे कि कोई आत्माओं से बदला ले। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि वे कुछ कर ही नहीं सकते थे। हर पीढ़ी के प्रयासों के कारण अनगिनत मौतें और अनगिनत घायल हुए थे। ऐसी शिकायतों का एकमात्र प्रतिफल निराशा ही थी और इसलिए उनमें आशा की कमी थी। वे ऐसे दिखावा करते रहे जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं, यहाँ तक कि उस घटना का मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब आशा आती, चाहे वह थोड़ी ही क्यों न होती, तो वे उत्साहित हो जाते और वे प्रार्थना करते और उस व्यक्ति या व्यक्ति के लिए अपनी शुभकामनाएं देते जो सबसे ज़्यादा आशाजनक होता। जो लोग अधिक उम्र के थे उन्हें और भी अधिक गौरव का अनुभव हुआ। बूढ़ी हुई, क्या तुमने इस साल की दिव्यता की लड़ाई के बारे में सुना है? वहाँ का डॉलर बहुत अच्छा है और शायद इस साल भी वही होगा। बहुत सारे उत्साहित बुजुर्गों ने हान सेन की कई जीतों की खबर सुनाई। 80% से ज़्यादा मानव विकासकर्ताओं का ध्यान पहली बार डिविनिटीज बाउट पर केंद्रित था। मीडिया ने इस घटना पर यथासंभव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। ज़्यादातर रिपोर्टें डॉलर, उसके अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य की विरासतों के बारे में थीं। रातों रात डॉलर पूरे गठबंधन के लिए एक महान हस्ती बन गया। उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। उसे जो प्रसिद्धि मिली वह पहले मिली प्रसिद्धि से अलग थी। इस बार डॉलर पूरी मानवता का गौरव अपने कंधों पर उठाए हुए था। उसके पास एक लाक्षणिक प्रभामंडल भी था जो उसे पारंपरिक हस्तियों से अलग करता था। खुद हान सेन को भी उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी। सैन्य अड्डे में भी सैनिक और अधिकारी डॉलर और डिविनिटीज बाउट के बारे में खूब बातें कर रहे थे। विजय, निरंतर विजय। डॉलर बार बार जीतता रहा, जिससे एलायंस में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे डॉलर पर ध्यान बढ़ता गया, डिविनिटीज बाउट को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता गया। यद्यपि इस विषय पर कई अलग अलग राय थी, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया को पूरी उम्मीद थी कि डॉलर अपने परीक्षणों से गुजरकर ईश्वर का पुत्र बन सकेगा, या शायद ईश्वर का नंबर 1 पुत्र भी बन सकेगा। उसी समय कई लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह मायावी डॉलर वास्तव में कौन था। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी बड़े संगठन का प्रतिभाशाली बालक था जिसमें अद्भुत प्रतिभा थी। मनगढ़ंत कहानियां थीं कि वह जन्म के साथ ही चलने फिरने लगा था। वह सिर्फ 1 साल का था, तभी से लड़ने लगा था और 3 साल की उम्र तक बड़े स्तनों वाली महिलाओं की प्रशंसा करने लगा था। कुछ लोग इस बात पर अड़े थे कि डॉलर ने किसी सुपर जीनो इंजीनियरिंग के लिए स्वेच्छा से काम किया था। उनका मानना था कि उसकी रचना के जीन्स में बदलाव किया गया था, जिससे उसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हुई। हर किसी की अपनी कहानी थी और तरह तरह की झूठी अफवाहें और झूठी कहानियां फैलने लगी थीं। कई लेख और किताबें प्रकाशित हुईं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल झूठी थीं, जैसे मेरे और डॉलर के बीच का राज या डॉलर के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ। ऐसी कहानियां काफ़ी लोकप्रिय हुईं। गठबंधन के अधिकारियों और गुटों ने डॉलर का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। जिस तरह से उन्होंने खुफिया जानकारी के लिए शोर मचाया, वह आम जनता से कहीं ज़्यादा बुरा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हान सेन जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ता और जीतता, उतना ही वह उस खतरनाक दुश्मन, ईश्वर के प्रकाश पुत्र, का सामना करने के करीब पहुंचता गया। और अब वह समय आ गया था, अगले ही दिन उसे उससे युद्ध करना था। हुआपिंग जैसे लोगों ने लाइट सन ऑफ गॉड और हान सेन की पिछली लड़ाइयों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अगली लड़ाई के संभावित परिणाम का गहन विश्लेषण किया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हान सेन के जीतने की संभावना केवल 20% थी। हुआपिंग और उसके लोग इस नतीजे की भविष्यवाणी काफ़ी समय से कर रहे थे, डॉलर की लोकप्रियता के चरम पर पहुंचने से भी पहले। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे डॉलर अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा सके। लेकिन ईश्वर के प्रकाश पुत्र की हर लड़ाई में वह अपने पास आने वाली हर चीज़ को मार गिराता था। उसके साथ मुकाबला शुरू होने के बाद कोई भी 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक पाता था और उसके सामने खड़ा होना मानो मौत की गारंटी हो। उसकी चाल इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता और उसके सामने आने से पहले ही उसके प्रतिद्वंद्वी का सिर धड़ से अलग हो जाता। वह ऐसा दुश्मन था जिसका कोई भी इंसान सामना नहीं कर सकता था। हालांकि डॉलर ताकतवर था, उसकी गति कहीं से भी तुलनीय नहीं थी। ये बेहद संदिग्ध था कि डॉलर उसके हमलों से बच पाएगा। हुआपिंग का मानना था कि हान सेन के जीतने की संभावना अभी भी 20% है। इसका कारण उसका कवच था। अच्छी किस्मत से ऐसा मजबूत कवच ही ईश्वर के प्रकाश पुत्र के घातक प्रहारों से बचने के लिए ज़रूरी हो सकता था। हालांकि उनके हमले को रोकने से जीत की गारंटी नहीं थी, फिर भी एक मौका ज़रूर मिला।
यह एक छोटा सा मौका था, लेकिन फिर भी यह एक मौका था। गठबंधन के सभी बड़े गुटों ने अपने अपने विश्लेषण किए, लेकिन हर एक का नतीजा हुआपिंग की भविष्यवाणी से काफ़ी खराब था। उन्होंने हान सेन की जीत की संभावना 10% से भी कम बताई। हालांकि इन उच्च वर्गीय लोगों की तुलना में आम जनता ज़्यादा आशावादी और आशावादी थी। ये लगभग तय था कि डॉलर ईश्वर का पुत्र बनेगा, और उन्होंने उसकी अंतिम लड़ाई के संभावित परिणामों पर ज़्यादा विचार नहीं किया। हान सेन ने खुद ज़्यादा ध्यान न देने की कोशिश की, लेकिन यह एक लोकप्रिय विषय था जो हर जगह सुर्खियां बटोर रहा था। उसने उत्सुकतावश कुछ लेख पढ़े, जिनसे उसे पता चला कि वह किससे लड़ने वाला है। हान सेन ने फैंग मिंगक्वान का एक लेख पढ़ा। यह एक रिपोर्ट थी जिसमें हुआपिंग की सफलता की भविष्यवाणी और उसके कारणों का हवाला दिया गया था, जिससे हान सेन को कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। तेज आत्मा, यह मुश्किल हो सकता है। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे तेज आत्माओं से सामना होने का डर था, खासकर उनसे जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हों। ये दोनों ही दुनियाओं में सबसे बुरा था, और इतनी भयानक गति के साथ इतनी शक्ति का इस्तेमाल करना वाकई हान सेन को आसानी से मार गिराने जैसा था। अगर वह न तो आत्माओं के हमलों का सामना कर पाता और न ही उनसे लड़ पाता, तो जीत की संभावना लगभग न के बराबर थी। उसे स्काई पिलर पर्वत पर बैठे कौवे की याद आ गई। अपनी प्रचंड गति के कारण वह इंसानों को बेरोक टोक मार सकता था, और उस दिन उसके और उसके साथ आए लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। हान सेन के विचार हुआपिंग के विचारों से मेल खाते थे। उसे उम्मीद थी कि उसका कवच इतना मजबूत होगा कि वह ईश्वर के प्रकाश पुत्र के हमलों का सामना कर सके। यही उसकी खिड़की होगी। मेरे पास बेस्क सुपर कवच है। अगर वह एक सुपर स्पिरिट भी है तो भी मुझे उसे रोकने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हान सेन गहरी सोच में डूबा हुआ था, और उसने आगे कहा, अगर वह तेज है तो इसका मतलब है कि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। भारी मुक्के हमेशा तेज मुक्कों से ज़्यादा जोर से लगते हैं। अगर तुम अपने पालतू जानवर को साथ लेकर लड़ने आते तो शायद ये सारा गौरव तुम्हारा होता। एनी, खाना हाथ में लिए हान सेन के पास गई। वह उसके सामने बैठ गई और वह खाना खाते हुए समाचार पढ़ रहा था। हान सेन मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता तो था, लेकिन मेरे पास सुपर कवच नहीं है। मेरे पास उसकी तरह रक्षा नहीं है, और मेरे पास इस आदमी की तरह लाइफ जेनो एसेंस को सोखने की क्षमता भी नहीं है। मेरी फिटनेस बहुत कम होगी। इतने छोटे से अखाड़े में एक सुपर स्पिरिट खुशी खुशी मेरे पालतू जानवर को नज़रअंदाज कर सकता है और तुरंत मेरे पास आ सकता है। मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी कि मैं पैंतरेबाजी कर सकूं और अपने पालतू जानवर को अपने प्रतिद्वंद्वी पर फेंक सकूं। तुम सही कह रही हो, लेकिन उस डॉलर की फिटनेस अभी भी सुपर स्पिरिट से कम है। सुपर कवच के साथ भी वह बेकार है। वह लाइट सन ऑफ गॉड को नहीं मार पाएगा, इसलिए वह हार ही जाएगा। एनी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहना जारी रखा, अगर तुम्हारा पालतू जानवर उसके साथ है तो शायद उसे वह बढ़त मिल जाए जो उसे 10 गॉड सन में से एक बनने के लिए चाहिए। अगर मैं डॉलर को पालतू जानवर उधार भी देना चाहूं तो भी वह मुझे कहाँ मिलेगा? सभी गुट इस समय उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हान सेन ने कंधे उचका दिए। एनी ने सिर हिलाया और कहा, हमने लाइफ जेनो एसेंस पर कई परीक्षण किए हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे अवशोषित किया जाए, फिर भी डॉलर किसी तरह कामयाब हो गया है। मैं भी जानना चाहता हूं कि कैसे, हान सेन ने खाना जारी रखते हुए कहा। अगले दिन मानव आश्रय का युद्ध क्षेत्र एक बार फिर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शक उन्मत्त थे, डॉलर को ईश्वर के प्रकाश पुत्र से लड़ते देखने के लिए उत्सुक। अगर डॉलर जीत जाता तो वह स्वयं ईश्वर का पुत्र बन जाता। ये परम गौरव और मानवता की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक होता। कई पुराने इवॉल्वर्स भी बाकियों से पहले युद्ध के मैदान में उतर आए। चुपचाप वे मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनके दिल घबराए हुए थे और कोई भी नहीं चाहता था कि डॉलर उनसे ज़्यादा जीते। 20 साल के बच्चों से लेकर 200 साल के बुजुर्गों तक ये लड़ाई एक सांस्कृतिक घटना थी। इसने हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। पता नहीं कितने अरबों मानव विकासकर्ताओं ने अब इस लड़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ तक कि जो लोग कहते थे कि डॉलर के जीतने की कोई संभावना नहीं है, वे भी प्रार्थना कर रहे थे कि शायद वह कोई चमत्कार कर सके। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी। हालांकि हान सेन को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा, लेकिन वह पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हान सेन से पहले कोई भी इंसान इतनी दूर तक नहीं पहुंचा था। वह मानवता के सच्चे अग्रदूत थे और उन्होंने अनगिनत लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। यही उनकी महिमा थी। वह आ गया। एक मजबूत बैंगनी शरीर अखाड़े में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। भीड़ का जो उत्साह शांत हो रहा था, वह अचानक उत्साह की ज्वाला में बदल गया। बहुत से लोगों ने लाइट सन ऑफ गॉड का विश्लेषण पढ़ा था। वह किसी के भी लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन था, इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता थी कि डॉलर कहीं दिखाई न दे। यद्यपि एलायंस ने हार मानने का दिशानिर्देश तैयार कर लिया था, लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति आज के दिन हार मान ले। और सौभाग्य से वह आ गया था।
शांति से वह मंच पर चला गया। उस क्षण उसका शरीर ही संपूर्ण विश्व था।